Good morning, my dear student. Today we are started chemical bonding. बच्चों आज जो है हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में स्टडी करेंगे। ये चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के खास के लिए ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस तैयार करता है। तो बच्चों हम लोग जैसे जानते हैं कि एक्सेप्ट इनर्ट गैसेज, जो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस कौन कौन से बच्चों आपको पता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडान। ये हमारी जो अक्रिय गैस है। एक्सेप्ट अक्रिय गैस कोई भी एटम इंडिपेंडेंट के रूप में नहीं पाया जाता है। केवल इनर्ट गैस ही इंडिपेंडेंट के रूप में पाए जाते हैं और बाकी जितने भी एटम होते हैं वो आपके फ्री अवस्था में इंडिपेंडेंट के रूप में नहीं पाए जाते हैं, वो मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों कि इनर्ट गैस जो है केवल स्वतंत्र रूप में पाया जाता है और अदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट के रूप में क्यों नहीं पाए जाते हैं, वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों करते हैं? तो इन सब का सवालों का जवाब हमें केमिकल बॉन्डिंग में पता चलेगा। क्योंकि बच्चों जो इनर्ट गैस होते हैं, इनर्ट गैस जो होते हैं एक्सेप्ट हीलियम, जितने भी इनर्ट गैस होते हैं आपके हीलियम में भी, ये सब अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं और ऑक्टेट पूरा करने की वजह से ये क्या कर लेते हैं, हीलियम अपना डुप्लेट पूरा करता है और बाकी जितने भी तत्व हैं अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं और किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। इन सब का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होता है। इसी वजह से बच्चों जितने भी अदर एटम होते हैं इनर्ट गैस को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट ये भी यही चाहते हैं कि इसलिए क्योंकि जो एटम होते हैं वो फ्री स्टेट में जब पाए जाते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और केमिस्ट्री में आपको पता ही है बच्चों कि अगर से एनर्जी का मान ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी ज़्यादा होती है, तो अगर से एनर्जी बढ़ रही होती है तो वहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता है। तो अपने स्टेबिलिटी कम होता है तो वो क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए एटम जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं, एटम आपस में जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जब एटम आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल बच्चों बनाते हैं तो उस समय मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है ना? किसकी अपेक्षा? एटम की अपेक्षा। तो एटम की अपेक्षा मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। इसी वजह से एटम क्या करते हैं, आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है एटम की अपेक्षा। आज हम यही पढ़ेंगे बच्चों कि आखिर ये मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं और बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड क्या होता है, कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, इन्हीं सब का स्टडी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत करेंगे। अब इससे पहले बच्चों हम जो है जानेंगे कि बॉन्ड क्या होता है। तो बच्चों बॉन्ड जो है रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं भी लगता है बच्चों तो उस समय एनर्जी का मान क्या होता है, घटता है। तो एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीजेज, और एनर्जी क्या हो जाएगी आपका, डिक्रीजेज। तो एनर्जी जब घटेगा बच्चों, तो एनर्जी घटेगा तो आपका मॉलिक्यूल किसकी तरफ प्राप्त हो जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएगा। इसका मतलब बच्चों बॉन्ड आपका जो है एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो एटम को, आयन को, मॉलिक्यूल्स को होल्ड किए रहती है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर बॉन्ड्स इज ए टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds molecules, ion, atom, etc. बॉन्ड एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों जो एटम को,
आयन को, मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े रखने का काम करती है, उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, बांड कहते हैं। तो बांड सिंपली में एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रहती है। अब हम पढ़ेंगे कि बांड कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बांड। तो बच्चों बांड आपके जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल बांड होता है और एक केमिकल बांड होता है। जो फिजिकल बांड होते हैं बच्चों, ऐसे बांड होते हैं जिनके बनने के लिए इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले, मतलब कि जिस बांड में बनने में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, ऐसे बांड को फिजिकल बांड कहा जाता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन बच्चों भाग नहीं ले रहे हैं, ऐसे बांड हमारे क्या होते हैं, नेचर में वीकेस्ट बांड के नाम में या वीक बांड के नाम से जाने जाते हैं। और एक होता है बच्चों केमिकल बांड। केमिकल बांड ऐसे बांड होते हैं जो जिनके बनने के लिए इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो जिसके बनने के लिए इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं बच्चों, ऐसे बांड स्ट्रांग होते हैं और ये क्या होते हैं, स्ट्रांग बांड के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं को हम अब क्या पढ़ेंगे, केमिकल बांड को ही है। तो केमिकल बांड भी दो प्रकार का हो गया, एक स्ट्रांग बांड और एक वीक बांड, इन्हीं की स्टडी हम करेंगे। अब बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ बांड, तो केमिकल बांड मैंने बताया जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रांग बांड होता है और एक आपका जो होता है वीक बांड होता है। स्ट्रांग बांड जो होता है बच्चों, इसे इंटर एटॉमिक कहा जाता है। इंटर एटॉमिक का मतलब बच्चों कि स्ट्रांग बांड एटम के बीच बनता है, इंटर एटॉमिक दो एटम के बीच बनता है। और जो वीक बांड है इसे इंटर मॉलिक्यूलर कहा जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर मतलब बच्चों कि जो वीक बांड होते हैं ये मॉलिक्यूल के बीच में बनेंगे, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बनेगा वो इंटरमॉलिक्यूलर बांड होगा। और उस इंटरमॉलिक्यूलर बांड कैसा होगा, वीक बांड कहलाएगा। और अगर दो एटम के बीच में जो बांड बन रहा है उन्हें इंटर एटॉमिक बांड कहा जाएगा। और जो इंटर एटॉमिक बांड होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रांग बांड होगा। जो स्ट्रांग बांड इसलिए हम इसे कहते हैं बच्चों कि जो स्ट्रांग बांड होता है इनकी बांड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी जो होती है ना, लगभग इनकी स्ट्रांग बांड इसलिए हम स्ट्रांग करें क्योंकि इनकी एनर्जी होती है लगभग 200 किलो जूल पर मोल, 200 किलो जूल पर मोल इनकी एनर्जी होती है स्ट्रांग बांड की। और वीक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वीक बांड की जो एनर्जी होती है आपकी, वीक बांड की एनर्जी जो होती है वो आपका होता है 2.42 किलो जूल पर मोल। तो यहां पर एनर्जी इनका ज्यादा होता है स्ट्रांग बांड का, इसलिए मैंने इसे स्ट्रांग कहा है। और जो वीक बांड होता है इनकी एनर्जी कम होती है, 2.42 होता किलो जूल पर मोल होता है, इसलिए वीक बांड होते हैं। स्ट्रांग बांड के अंतर्गत कौन कौन सी बांड आपकी स्ट्रांग बांड के अंतर्गत आते हैं, तो बच्चों स्ट्रांग बांड के अंतर्गत जो है आपके स्ट्रांग बांड के अंतर्गत आपका आता है आयनिक बांड। पहला है आयनिक बांड, दूसरा होता है आपका बच्चों कोवैलेंट बांड, तीसरा आपका जो होता है कोऑर्डिनेट, बांड, चौथा आपका होता है मेटालिक बांड। और जो आपका वीक बांड के अंतर्गत आता है बच्चों, वीक बांड भी दो प्रकार के होते हैं। अब उसके अंतर्गत जो है आपका आता है हाइड्रोजन बांड और दूसरा आपका होता है वंडर वाल्स बांड। जो हाइड्रोजन बांड होता है इनकी जो एनर्जी होती है, बांड एनर्जी होती है बच्चों 8 से 42 किलो जूल पर मोल होता है। इनकी एनर्जी 8 से 42 किलो जूल पर मोल होता है, किलो जूल पर मोल।
और जो वंडरवाल्स बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है 2 से 8 किलो जूल पर मोल होता है। 2 से 8 किलो जूल पर मोल होता है। तो इसका मतलब कि वीक बॉन्ड में भी सबसे जो वीक बॉन्ड होता है कौन होता है? वंडरवाल्स होता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कितना होता है? 2 से 8 किलो जूल पर मोल होता है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो है ये भी वीक बॉन्ड है, लेकिन इसकी एनर्जी वंडरवाल से क्या होती है? ज्यादा होती है, 8 से 42 किलो जूल पर मोल होता है। तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड अगर पूछा जाए तो कौन है? सबसे वीकेस्ट बॉन्ड बच्चों आपका वंडरवाल बॉन्ड है, वीकेस्ट बॉन्ड। तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड के अंतर्गत कौन आता है? वंडरवाल्स बॉन्ड आता है। नोट कर लो। अब बच्चों पढ़ेंगे हम लोग केमिकल बॉन्ड के बारे में। तो केमिकल बॉन्ड एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जो एटम को आपस में जोड़ करके स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ऐसे बॉन्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। तो इसके बारे में हम पहला पॉइंट लिखेंगे, ए फोर्स that act between two or more atom to hold them together as a stable molecule, तो जो केमिकल बॉन्ड होता है 2 या 2 से अधिक एटम को आपस में होल्ड करता है और होल्ड करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? केमिकल बॉन्ड कहेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर केमिकल बॉन्ड के अंतर्गत, इट इज ए यूनियन ऑफ टू or more atom involving redistribution of electron among them। तो जब बच्चों एटम आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, तो एटम क्या करेंगे? अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे? जब आपस में जुड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उन मॉलिक्यूल के बीच। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में, थर्ड पॉइंट, दिस प्रोसेस accompanied by decrease in energy, जब एटम आपस में जुड़ करके बच्चों मॉलिक्यूल्स का केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, उस समय एनर्जी जो होता है क्या होता है? डिक्रीजेज होता है। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी क्या होगा? घटेगा। भाई बॉन्ड बना रहे हो तो बॉन्ड बने, कोई चीज बनाओगे तो क्या होगा? एनर्जी का मान क्या होगा? वैल्यू घटेगी। तो जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो उस समय बच्चों क्या होते हैं? एनर्जी का मान डिक्रीजेज होता है। और आपको पता ही कि जैसे ही एनर्जी की वैल्यू डिक्रीजेज होगी, मॉलिक्यूल किसको प्राप्त कर लेगा? स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए क्या करते हैं
कि एटम अपने एनर्जी को कम करने के लिए दूसरे एटम से जुड़ते हैं, ताकि जब ड्यूरिंग कंबाइन दोनों होंगे, जुड़ेंगे, तो एनर्जी की वैल्यू कम होगी, और एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो वो स्टेबिलिटी को प्राप्त कर जाएंगे। तो अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे बच्चों, डिक्रीज इन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जितना एनर्जी कम होगा बच्चों, जितनी ज्यादा एनर्जी की वैल्यू कम होगी, बॉन्ड की मजबूती स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। एनर्जी की वैल्यू जितना कम होगा बॉन्ड बनते समय, मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बना रहा है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा मजबूत होगा। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, देयरफॉर मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन एटम। अब जैसे ही बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया तो अब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, एटम की अपेक्षा बढ़ जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं, आपसे पूछूं कि O ज्यादा स्टेबल है कि O2, तो आप क्या बताते हैं कि वो आपका क्या है, एटम है, और O2 क्या है, मॉलिक्यूल है। तो जो मॉलिक्यूल्स होता है आपको पता है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जब ये O से जुड़ा होगा, O2 का फॉर्मेशन तभी तो हुआ होगा जब O के एटम आपस में जुड़े होंगे तो O2 बना होगा। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन O2 कर रहा था तो उस समय क्या हुआ होगा, एनर्जी की वैल्यू घटी होगी, और जब एनर्जी की वैल्यू घटी होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा होगा, और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा तो स्टेबिलिटी को क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब अगर से केवल ये एटम के रूप में होता है, जब आपका एटम ऑक्सीजन एटम के रूप में है, तो एटम के रूप में तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। कोई चीज एटम के रूप में आपने पढ़ा कि एटम की स्टेबिलिटी क्यों कम होती है, क्योंकि जो एटम होते हैं जब इनका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, और एनर्जी जब ज्यादा होता है तो ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन जो है एटम जो है इसकी एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबल है। तो इसीलिए क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने खुद ऑक्सीजन से जुड़ करके या किसी और अदर एटम से जुड़ करके क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे किसकी अपेक्षा। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी आपका किसका ज्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा एटम की अपेक्षा। नोट कर लो। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों की काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह क्या है, कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होते हैं। तो बच्चों मैंने पहले ही बताया कि केमिकल कॉम्बिनेशन इसलिए होता है ताकि वो लेस एनर्जी को प्राप्त कर सके, टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं। टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, अपने मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करने के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। तो हम लोगों को पता है बच्चों कि जब दो एटम आपस में एक दूसरे के अप्रोच आते हैं, करीब आते हैं, जैसे जिसको बॉन्ड बनाना है, केमिकल बॉन्ड बनाना है, तो जिसको भी बॉन्ड बनाना होगा केमिकल बॉन्ड, तो उन एटम को आपस में एक दूसरे के करीब आना होगा। तो जब दो एटम आपस में एक दूसरे के अप्रोच आएंगे, करीब आएंगे, तो बच्चों एक एटम का जो न्यूक्लियस होगा दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने दो एटम ले लिया, तो मैंने यहाँ पर देखो कि मैंने एक डायग्राम बनाया है, एनर्जी किलोजूल पर मोल में और बॉन्ड लेंथ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में। मैंने यहाँ पर दो एटम को आपस में एक दूसरे के करीब लाया है। तो जब दो एटम एक दूसरे के काफी करीब आ जाएंगे तो एक का एटम, जो एक एटम है, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरे एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब दोनों बॉन्ड बनाने के लिए करीब करीब आएंगे एक दूसरे के,
तो केमिकल कॉम्बिनेशन जब करने आएंगे तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, इस समय जब बच्चों अट्रैक्शन होगा तो ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन, मान लो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेंगे, अब रिपल करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखो जी, जब मैंने दो एटम को आपस में करीब में लाया तो जो है अट्रैक्शन हुआ, लेकिन साथ साथ जो है एनर्जी का वैल्यू भी क्या हो जा रहा है, ग्राफ में बढ़ जा रहा है। एनर्जी का वैल्यू भी क्या हो जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। मतलब जब दोनों करीब आएंगे उस समय, तो उस समय एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, एनर्जी की वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, when two atoms approach to each other, पहला पॉइंट, when two atoms approach to each other, nucleus of one atom attract the electron of another atom। जब दोनों एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। अब हो सकता है कि जब दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब आ जाएंगे उस समय अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर से अट्रैक्शन रिपल्सन पे ज्यादा है, अगर दोनों एटम में अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है रिपल्सन की अपेक्षा, तो बांड का फॉर्मेशन होगा और एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर रिपल्सन अट्रैक्शन पे ओवर हो गया तो उस समय बांड नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर अट्रैक्शन रिपल्सन से ज्यादा होता है तो बांड दोनों एटम मिलकर के बनाएंगे और एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, टू न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन, टू न्यूक्लियाई and electron of both the atom, of both the atom repels each other। मतलब दोनों के न्यूक्लियस क्या करेंगे, न्यूक्लियस कैसा होता है बच्चों, आपको पता ही है, पढ़े हो, न्यूक्लियस धनात्मक होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो दोनों के न्यूक्लियस जो न्यूक्लियाई है एक दूसरे को रिपल करेंगे, लेकिन एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन दोनों एटम के न्यूक्लियस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन क्यों करेंगे, आपको पता है कि मान लो कि मैंने दो एटम लिया है, ये न्यूक्लियस है, ये भी आपका न्यूक्लियस है, ये दोनों एटम है ए और बी। तो ये दोनों क्या है, न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या लगाएंगे, दोनों एटम रिपल करने का काम करेंगे। लेकिन जो ये एटम है इसका इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस जो है इस बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का काम करेगा। आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। अगर समान चार्ज है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेंगे, तो दोनों के न्यूक्लियस पॉजिटिव है बच्चों, तो दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करना चाहेंगे, रिपल करने का काम करेंगे ना। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो एटम में रिपल्सन भी लगेगा, अट्रैक्शन भी लगेगा बांड बनते समय। बस अगर रिपल्सन जो है अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाएगा तो बांड का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर अट्रैक्शन डोमिनेंट फैक्टर हुआ रिपल्सन पे तो बांड बनेगा। तो अट्रैक्शन जब जो है ज्यादा होगा रिपल्सन पे तो बांड बनेगा, तो एनर्जी की वैल्यू घटेगी, और जब एनर्जी की वैल्यू घटेगी तो आपको पता है कि आपका मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और वो स्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, नोट कर लो, मिटा दे रहा हूं उसको मैं।
नोट कर लो। हम लोग लिखेंगे बच्चों इफ नेट रिजल्ट, क्योंकि हमें बांड बनाना है तो अट्रैक्शन को बढ़ाना ही पड़ेगा, तो इफ नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन the total energy of the system, the total energy of the system सिस्टम मतलब बच्चों मालिक्यूल ऑफ द सिस्टम। तो मैंने बताया अगर अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियाई के अंतर्गत तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी। एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो इफ नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीजेस एंड ए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स, केमिकल बॉन्ड। अब अगर से अट्रैक्शन न्यूक्लियाई दोनों एटम के अंतर्गत हुआ, दोनों एटम अगर से एक दूसरे के करीब आए, उनमें अट्रैक्शन हुआ दोनों एटम के बीच में, अगर अट्रैक्शन रिपल्सन पे डोमिनेट हुआ तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी और मॉलिक्यूल तुरंत स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेगा। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे फोर्थ। सो मैं कह सकता हूं बच्चों की अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, कह सकता हूं कि नहीं, मतलब एनर्जी की वैल्यू जितना कम होगा अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा तो बढ़ेगा, एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी अट्रैक्शन उतना ही तो ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा एनर्जी की वैल्यू उतनी ही कम होगी। और एनर्जी की वैल्यू इनवर्सली हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी क्यों बच्चों, क्यों एनर्जी की वैल्यू जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। भैया जितना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा तो एनर्जी की वैल्यू घटेगा, और आपको पता है, बार बार नहीं बता रहा हूं कि एनर्जी जितना कम होगी मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा स्टेबिलिटी को प्राप्त कर जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस पॉइंट को याद रखना कि अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, इसको चाहे बंद कर लो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन स्टेबिलिटी के। और एक चीज भी याद रखना कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, उस समय एनर्जी रिलीज होती है, उसमें क्या होती है, उसमें छेपी प्रक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस पॉइंट को नोट करके लिख लेना, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसको नोट कर लेना बच्चों, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है, काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है। तो आपने पढ़ा कि काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसलिए होता है, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, ताकि वो मिनिमम एनर्जी को प्राप्त कर सके। आपको पता है कि बच्चों कि मैं एक बार फिर डायग्राम को समझा देना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पर एनर्जी और बॉन्ड लेंथ इंटरेक्शन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच एक ग्राफ खींचा, तो आपने देखा कि जब मैंने दो एटम को काफी करीब लाया तो आपने पढ़ा कि जब दो एटम आपस में काफी एक बॉन्ड बनाने के लिए जब दो एटम काफी करीब आते हैं तो दोनों के न्यूक्लियस क्या करते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन लगाते हैं। तो अगर से दोनों को काफी करीब लाओगे तो क्या हो जाएगा, दोनों एटम काफी एक दूसरे के करीब आएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ता ही जाएगा, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों लगेगा और उस समय एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप ग्राफ में देख रहे हैं बच्चों कि जब काफी एटम दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे तो अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों लग रहा है, तो उस समय एनर्जी की वैल्यू क्या है, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन जब मैंने दोनों एटम को एक दूसरे को दूर करने लगा, सेपरेशन, यहाँ पे देखो थोड़ा सा दूर मैंने एटम को कर दिया है, तो यहाँ पर मैंने दो एटम को थोड़ा सा दूर किया तो एनर्जी देख लो घट गई, और दूर किया तो एनर्जी की वैल्यू और कम हो गई। मतलब अगर एटम दूर दूर होते चले जाएंगे, एक दूसरे से दूर होंगे तो क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा,
बॉन्ड फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब दोनों एटम एक दूसरे के करीब आए, और जब करीब आएंगे तो अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों लगेगा। अगर अट्रैक्शन रिपल्सन पे डोमिनेट हो जाता है बच्चों तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर रिपल्सन अट्रैक्शन पे डोमिनेट हो जाएगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, और अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अगर से जो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी घटेगी, और जब एनर्जी घटेगी तो सिस्टम किसकी तरफ बढ़ेगा, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। तो और समझ में आया कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, इसीलिए जो है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट रीजन ये था कि ताकि वो एनर्जी को मिनिमम कर सके और जो है स्टेबिलिटी को एक्वायर कर सके। दूसरा रीजन ये होता है कि केमिकल कॉम्बिनेशन इसलिए एटम करते हैं, आपस में जुड़ते इसलिए हैं ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर सके। मैंने शुरू में ही बताया था कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही जो एटम होते हैं यही केवल इंडिपेंडेंटली होते हैं। तो एटम इसलिए आपस में कंबाइन होते हैं ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर सके और स्टेबिलिटी को प्राप्त कर ले। इसी वजह से एटम आपस में जुड़ते हैं और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करते हैं। और आपको पता ही है कि 120 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है, और उसमें से जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और वही जो है इनर्ट गैस ही केवल इंडिपेंडेंट के रूप में पाए जाते हैं, ये मोड स्टेबल होते हैं। इसीलिए एटम आपस में कंबाइन होना चाहते हैं और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। पहली पॉइंट जो है इसमें हम लोग लिखेंगे एटम कंबाइन to acquire noble gas configuration। तो एटम जो है कंबाइन करते हैं और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको पता ही है कि बच्चों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसा किसका होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का होता है। और एक चीज ये भी याद रखना बच्चों कि जब एटम आपस में कंबाइन होंगे तो केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, वही केवल कॉम्बिनेशन में भाग लेते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं, केवल बाहरी कक्षा में उपस्थित आउटर मोस्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेंगे। एक चीज इसको याद रखना, मैं इसको लिख देता हूं, ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन only outermost electron that is ns np and ns np and n-1d n-1d cell electron participate in bond formation। मतलब बांड बनाने के लिए NS, NP और N-1d के इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वही बांड बनाने में भाग लेंगे, और बाकी कोई इलेक्ट्रॉन बांड बनाने में भाग नहीं लेगा। इस पॉइंट को याद रखना। और एक चीज भी याद रखना बच्चों कि इनर्ट जो है गैस जो होते हैं हमारे नोबल गैस, ये इनर्ट गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। समझ में आया, किसी से इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं रिएक्ट करते, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि जैसे जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बच्चों नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आपको पता है NH2NP6 होता है, NH2NP6, और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। और जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या बताओ, किसी से क्रिया करने की, किसी से रिएक्शन करने की जरूरत है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या किसी से रिएक्शन करने की जरूरत है, नहीं है।
और एटम का जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, और वो क्या करना चाहता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए नोबल गैस के तरीके से होना चाहता है ताकि वो किसी से रिएक्ट ना करे। इस पॉइंट को लिख लेंगे। इनर्ट गैस एलिमेंट, इनर्ट गैस एलिमेंट do not participate in bond formation, do not participate in bond formation, as they have stable electronic configuration, hence will have minimum energy, hence will have minimum energy, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन हो सकता है बच्चों, जैसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का नोबल गैस का क्या है, ब्रैकेट में लिख देंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपके हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और NH2NP6, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहलाते हैं। तो स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए ही केमिकल कॉम्बिनेशंस होता है। जैसे बच्चों हम बात करें कि आप एग्जांपल की जरिए मैं यहाँ पर एक समझा देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखें कि आपका ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन है O, एटम है, ऑक्सीजन एटम है। तो ऑक्सीजन एटम को आपको पता ही है कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन एटम है, इसके भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8, मतलब अगर से ऑक्सीजन के भी पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इनके 2 इलेक्ट्रॉनों को कॉम्बिनेशन करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा, और ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को आपस में लेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉनों को कॉम्बिनेशन करेगा। इस तरीके से कॉम्बिनेशन करके क्या बनेगा, O2। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी, तो दोनों ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, शेयरिंग किया। इस प्रकार ऑक्सीजन के बीच क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो ये बॉन्ड केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, केमिकल कॉम्बिनेशन का बना लिया और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर गया। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो एटम आपस में जुड़े और केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इसका मतलब बच्चों केमिकल कॉम्बिनेशन 2 ही वजह से होती है। पहली वजह एनर्जी को कम करके स्टेबिलिटी को प्राप्त करना होता है, दूसरा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इसी वजह से एटम भी क्या चाहते हैं कि वो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं।